A very good evening to all of you. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग ऑल। रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे उन्हें लोकेट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या परिकल्पना निर्माण। तो मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। हाँ अंकित, आप कुछ कहना चाहते हो? अंकित श्रीवास्तव। जी मैम, नहीं कुछ नहीं, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, वो अभी ज्वाइन हुआ। ओके ओके। तो आज हमारा टॉपिक जो है क्लास में पढ़ाने का वो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या परिकल्पना निर्माण। आप लोगों को कुछ जानकारी है हाइपोथेसिस की? अगर उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा हो हाइपोथेसिस या परिकल्पना हाँ, से आप? हाँ बताइए yes, ma'am. बताइए। Hypothesis is the suggested answer by the given problem. ओके ओके। एनीवन एक्चुअली मैम एल्स? कह सकते हैं इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज रेडी टू बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। ओके। स्नेहा और अभी नेहा ने शायद बताया था कि संगीता ने मुझे शो नहीं हो पाया। तो स्नेहा और स्नेहा संगीता जिसने भी अभी बताया वो बिल्कुल सही बताया कि आपका हाइपोथेसिस क्या होता है। कोई ऐसा एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में, तो अच्छी बात है ये। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, हाइपोथेसिस क्या है? तो अगर पहले हम लोग इसके वर्ड्स को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है आपका हाइपोथेसिस, हाइपो एंड थीसिस। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव, और इसका वर्ड अगर मीनिंग देखा जाए तो सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। यानी हाइपो मतलब क्या है? अनुमानित है या कोई भी ऐसी चीज जिसका वेरिफिकेशन अभी किया जाना है या जो किसी वेरिफिकेशन के लिए प्रपोज की गई है। ठीक है, थीसिस मीन्स स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। थीसिस क्या है आपका? एक स्टेटमेंट होता है, रिटन फॉर्म में एक स्टेटमेंट है किसका? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो अगर हम इन दोनों ही मीनिंग्स को आपस में जोड़ दें तो हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस का वर्ड जो इनके डिफरेंट जो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इनको हम जोड़ दें तो इसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो ये है। The literal meaning of hypothesis is a tentative statement about the solution of the problem। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च जो है, रिसर्च कैसी एक्टिविटी है? वो रिसर्च एक वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है? उसी प्रॉब्लम का एक अनुमानित उत्तर होती है। ठीक है, अगर इन हाइपोथेसिस के जो हम लोगों ने उनके वर्ड्स की जो लिटरल मीनिंग देखिए, उसको देखें तो वहां देखने से ही पता चलता है कि हाइपोथेसिस बेसिकली क्या आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है जिसका हम रिसर्च के द्वारा सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, उसका एक अनुमानित उत्तर है। एक जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपके पास। ठीक है, तो आप ये कहते हैं जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं कि शायद जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है उसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे मुझे शायद याद है कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, जब हमने बात की थी कि मिक्सर ग्राइंडर अगर खराब, जैसे आप क्या करना चाह रहे हो, मिक्सर ग्राइंडर का यूज करना चाह रहे हो और आपने एकदम से देखा जब आपने स्विच ऑन किया, 1 सेकेंड, और जब आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करने जा रहे हो, आपने स्विच ऑन किया तो और वो नहीं चला। ठीक है, यानी प्रॉब्लम आ गई, आपके मिक्सी ने काम नहीं किया। तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारी जो नॉलेज है मिक्सी के लिए, जैसे कि मिक्सी में क्या होता है, मोटर होता है। मिक्सी को ऑन करने के लिए
उसका उसके जो हमने जो उसका प्लग है उसको जिस स्विच में लगाया, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपका मिक्सी ना चला हो, या मोटर आपका जल गया हो जो उसका है, इसलिए मिक्सी ना चला हो। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए अपने जो पहले से ज्ञान हमारे पास है उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाते हैं। तो वही हमारी क्या होती है, परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस ऑफर्स अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम that is to be verified empirically and based on some rational। ठीक है, जैसे हाइपोथेसिस को आप लोगों ने तो ये भी सुना होगा कि जैसे आप सभी ने बताया कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है किसी प्रपोज प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस होती है उसका जो हम लोग कोई भी अनुमान जो हम लोग लगाते हैं, जैसे अभी हम मिक्सी वाला जो अनुमान लगा रहे थे कि अगर मिक्सी नहीं चल रही है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके पीछे, तो वो सारे कैसे गेस थे, इंटेलिजेंट गेस थे। ठीक है, आप जब भी कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई गेस लगाते हो तो वो सभी ना कहीं किसी आपकी नॉलेज पे, जो पहले से आपके पास नॉलेज है उसके आधार पे आप लगाते हो। ये नहीं कह सकते कि अंडरस्टैंड हमने कुछ भी बना लिया। ठीक है, जो भी आपने अनुमानित उत्तर भी अगर बनाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, कोई तर्क है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई कह सकते हैं कुछ प्रमाण आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या करती है, हाइपोथेसिस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं, इंपेरिकली वेरीफाइड कर सकते हैं, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका वेरिफिकेशन हम थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हैं। यानी वो जो प्रॉब्लम है वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका एनालिसिस करने के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो या सही है या वो गलत है। ठीक है, ठीक। अब इसी की कुछ रिसर्च एजुकेशनिस्ट ने कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं कि हाइपोथेसिस आखिर क्या है, इन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। कर्लिंगर, आप लोगों ने बुक भी पढ़ी होगी कर्लिंगर की, उन्होंने बताया है कि a hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variable। कर्लिंगर का कहना है कि जो हाइपोथेसिस होती है, जो परिकल्पना होती है, किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में एक अनुमानित संबंध होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे जो प्रीवियस थ्योरीज आई हैं इंटेलिजेंस की, ठीक है, जो बुद्धि की प्रीवियस थ्योरीज आई है और जो उनके इम्प्लीकेशंस देखे गए हैं एजुकेशन के फील्ड में, तो देखा जाए तो वो उनसे एक अनुमान निकल के आता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो मैंने भी आप लोग को एक हाइपोथेसिस बताई किया कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, क्योंकि इंटेलिजेंस को क्या कर सकते, इंटेलिजेंस वेरी करती है, इंटेलिजेंस का जो अमाउंट है वो वेरी करता है और वो मेजरेबल भी है थ्रू सम ऑफ द टेस्ट। ठीक, तो वो एक वेरिएबल हो गया आपका। एकेडमिक अचीवमेंट भी जो कि वेरी करता है, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी टूल के थ्रू, किसी टेस्ट के थ्रू, तो वो भी आपका वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पर दोनों में संबंध दिखा रहा है कि दोनों के बीच में, ये दोनों जो वेरिएबल इनके बीच में संबंध कैसा है, पॉजिटिव है। यानी अगर इंटेलिजेंस ज्यादा है तो उसी की करस्पॉन्डिंग बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट भी ज्यादा होता है। ये किस पर बेस्ड है, प्रीवियस स्टडीज जो हुई है, जो रिसर्चेस की हुई है, उसके आधार पर किसी रिसर्चर ने अपनी रिसर्च स्टडी में हाइपोथेसिस बनाई है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या करती है, किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में एक अनुमानित संबंध को भी दिखाने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर हम अभी देखें बार एंड स्केट्स की डेफिनेशन, तो उन्होंने बोला है अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट टेम्परेरीली एक्सेप्टेड एज ट्रू इन द लाइट व्हाट इज एट द टाइम नोन अबाउट फिनोमिना and is employed as basis for action in the search of truth। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा हम लोग अपना उसी पुराने वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे
जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, हम जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, उसके मेन पार्ट्स क्या है, जैसे उसका मिक्सी का जार है, उसमें उसके जो कटर्स हैं, हमको हल्का हल्का ये पता होता है कि मिक्सी की जो चलती है वो कैसे चलती है, उसके अंदर एक मोटर होता है, ठीक है, और उसका मैकेनिज्म क्या है कि अगर हम आप उसके मिक्सर ग्राइंडर के प्लग को सॉकेट में लगा के अगर प्लग ऑन कर दें तो उसके थ्रू वो मोटर चलता है, और उसके बाद जो भी आपका मोटर के चलने से आपका ब्लेड्स चलते हैं और आपका जो भी अंदर सामान होता है वो जैसा पीसना होगा या दरबरा करना होगा वो हो जाता है। इतना आपको पता है, ये आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक। अब जब आपके मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया तो आपके पास प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करते हो, आपके पास जो ये सारी नॉलेजेस थी जो भी मैंने गिनाई कि आपको पता है कि मोटर के थ्रू चलती है, ठीक है, या मोटर कभी खराब हो जाएगा तो हो सकता है मिक्सी खराब हो जाए, या सॉकेट खराब हो जाए, या वायर खराब हो जाए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जब मिक्सी खराब हुई तो आपके पास ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेजेस अवेलेबल थी, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मिक्सी खराब होगी और उसे आपको सही करना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाओगे कि हो सकता है चूंकि मोटर खराब हो गया होगा इसलिए मिक्सी नहीं चल रही है, या जिस सॉकेट में आपने प्लग को इंसर्ट किया है वो सॉकेट खराब है, हो सकता है, या फिर लाइट नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ अनुमानित आपके ये अनुमानित कोई तथ्य हैं जिनके आधार पे आप ये सोच रहे हो कि अगर इनमें से कोई सही हो जाएगा तो आपकी मिक्सी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी ये जो बात है वो बार एंड स्केट्स की बातों पर पूरी खरी उतरती है, जैसे कि a hypothesis is a statement temporarily accepted as true in the light what is at the time known। यानी जब मिक्सी खराब हुई है उसमें आपको ये सारी चीजें पता है, तो आपने क्या किया, ये सत्य मान लिया कि हो सकता है कि मिक्सी मोटर खराब है इसलिए मिक्सी नहीं चली है, या वायर में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं चल रही, या सॉकेट में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं चल रही है, ठीक है। और फिर इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, इनमें से फिर वन बाय वन इन सभी चीजों को चेक करते हैं, यानी एम्पिरिकली चेक करते हैं, और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं उसके द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे आपने क्या किया, उसी सॉकेट में कोई दूसरा प्लग लगा के देखा वो काम का है, तो आप समझ गए कि सॉकेट आपका सही है, तो यानी वो आपकी समस्या, वो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, मतलब वो काम आपको अब नहीं करना है। फिर आपको लग रहा है कि शायद लाइट गई है बाहर, आपने जाके बाहर देखा लाइट सबकी आ रही, तो ये वाली भी जो तथ्य था इसको भी नकार दिया गया। अब आपने देखा ये सारे तथ्य तो जो आपने अनुमानित तथ्य लगाए थे इनमें से एक एक करके सब जा रहे हैं। अब लास्ट में बचा कि मोटर, ठीक है, तो आपने क्या किया, मैकेनिक को दिया, उसने कहा मोटर खराब है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो हाइपोथेसिस कि मोटर खराब होने की वजह से आपकी मिक्सी नहीं चली थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और उस मोटर को सही कर दिया जाएगा और आपकी मिक्सी चलने लगेगी दोबारा से, यानी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, जब समस्या आपके पास आती है उस समय आपके पास जो नॉलेज है उसी के आधार पे जो आप एक अनुमानित तथ्य बताते हो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वही आपका क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है, और उसी तथ्य के आधार पे हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे काम करने की कोशिश करते हैं कि आगे अब काम क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि हाइपोथेसिस इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। आप लोग अभी देखना क्लास के बाद थोड़ा सा आप लोग हाइपोथेसिस के बारे में जब पढ़ोगे या इसके एग्जाम सीखोगे तो किसी भी हाइपोथेसिस में ये तीन चीजें होना बहुत ही जरूरी है। क्या, वेरिएबल्स, यानी किसी भी हाइपोथेसिस में आपको किसकी सूचना मिलती है, वेरिएबल्स की, जो चर होते हैं जो कि आपकी रिसर्च स्टडी में इंक्लूडेड है उनकी बारे में जानकारी होती है। पॉपुलेशन, यानी जो आपकी रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग्स आप जिस पर जनरलाइज करना चाहते हो उस पॉपुलेशन के बारे में उसमें लिखा होता है, और साथ ही साथ जो वेरिएबल्स आपने अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड किए हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या संबंध है उसको भी हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख सकते हैं। जैसे आप लोग सेकेंड वाली हाइपोथेसिस को अगर देखो, आप लोग सेकेंड हाइपोथेसिस को देखो, स्टूडेंट लर्न्स थ्रू कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग exhibits high achievement than students learn through lecture method, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि कौन से क्लास के स्टूडेंट्स, तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लर्न थ्रू कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग
exhibits high achievement, then students learn through lecture method. तो यहाँ पर आप लोग खुद देखना चाहो तो यहाँ पर क्या क्या चीजें के बारे में पता चल रहा है आपको, स्टूडेंट्स यानी कि पॉपुलेशन क्या है आपकी स्टडी की, फिर दूसरा क्या लिखा है, किसके बीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संबंध, मेथड्स ऑफ टीचिंग के, एक कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है और एक कोई दूसरा मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स के बारे में दिखाई दे रहा होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग, अपर्णा पांडे, अपर्णा पांडे, बेटा आप लोग सब लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान दो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो हाइपोथेसिस इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको तीन चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पर हमारी स्टूडेंट है की पॉपुलेशन है। दो वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक मेथड ऑफ टीचिंग और एक आपका अचीवमेंट, ठीक है। दो वेरिएबल्स है, मेथड ऑफ टीचिंग और अचीवमेंट, और इनमें रिलेशन दिखाई दे रहा है। रिलेशन कैसे दिखाई दे रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है इस हाइपोथेसिस में कि जो भी स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव मेथड के थ्रू पढ़ते हैं उनका अचीवमेंट हाई होता है किनकी अपेक्षा, जो कि लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस जो आपकी जो ये सेकंड हाइपोथेसिस है, इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है देखने में कि ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या बता रही है कि कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ने वाले बच्चों का जो अचीवमेंट है वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ने वाले बच्चों के अचीवमेंट से ज्यादा है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बता रही है जो कि उसने प्रीवियस स्टडीज के आधार पे एक स्टेटमेंट बनाया होगा। उसने देखा होगा प्रीवियस स्टडीज में कि अगर कोऑपरेटिव मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनका अचीवमेंट ज्यादा है। बेसिकली जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं वो आपके, उनके भी हम सोर्स की बात करेंगे तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आपका रिलेटेड लिटरेचर का जो आप लोग रिव्यू करते हैं, जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम्स को भी सर्च करते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कोई भी हाइपोथेसिस हम ऐसे ही जिसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं हवा में बात ना करो, हवा में नहीं बनाई जाती है। उसके लिए आपको क्या करना था, उसके हर हाइपोथेसिस को बनाने के पीछे आपके कुछ तर्क होने चाहिए, कुछ साक्ष्य और कुछ प्रमाण आपके पास होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि किसी भी हाइपोथेसिस में कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं और ये चीजें अगर नहीं है तो आपको आपकी हाइपोथेसिस सही नहीं है। तो वो तीन चीजें क्या थी, पॉपुलेशन, वेरिएबल्स और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें पॉपुलेशन दिख रही है स्टूडेंट्स की, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग और अचीवमेंट, और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है कि कोऑपरेटिव मेथड से जो बच्चे पढ़ते हैं और जो लेक्चर मेथड से बच्चे पढ़ते हैं उनके अचीवमेंट में अंतर है, बल्कि जो कोऑपरेटिव मेथड से पढ़ते हैं उन बच्चों में अंतर, उनका अचीवमेंट ज्यादा है। तो एक अंतर की दिशा वो लोग व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि क्या जरूरत पड़ती है हाइपोथेसिस बनाने की, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का निर्माण क्यों आवश्यक है। ठीक, एक एक पॉइंट पे विचार करते चलते हैं। हाइपोथेसिस enables the researcher to objectively investigate new areas and hence provide a powerful tool for the advancement of knowledge। यानी जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो रिसर्चर को ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने का मौका देती है, कह सकते हैं। चूंकि हमने बात अभी की कि हाइपोथेसिस आपकी इससे बेस्ड होती है प्रीवियस लिटरेचर पे, थ्योरीज पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। तो हाइपोथेसिस क्या करती है, एक इंटेलिजेंट गेस होती है, एक तर्कपूर्ण अनुमानित तथ्य होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेटर को या रिसर्चर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्या करे, न्यू नॉलेज को जनरेट करे, न्यू नॉलेज को जनरेट करे, न्यू एरियाज को डिस्कवर करे और इस तरह से वो क्या करे, नॉलेज का एडवांसमेंट करे। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रिलेशनल स्टेटमेंट दैट इज डायरेक्टली टेस्टेबल इन अ रिसर्च स्टडी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जब तक आप हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करते हो, ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको किस तरीके से चेक किया जाए, उसको किस तरीके से टेस्ट किया जाए। तो जैसे कि अगर आपसे सिंपली कह दिया जाए कि कोऑपरेटिव मेथड अच्छा है लेक्चर मेथड से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट तो इस स्टेटमेंट के थ्रू तो
टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हमने एक हाइपोथेसिस जस्ट प्रीवियस उसमें देखी कि यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट्स लर्न्स थ्रू कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एग्जिबिट्स हाई अचीवमेंट देन स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लेक्चर मेथड। अगर कोई जैसे बोल रहा है कि कोऑपरेटिव मेथड बहुत अच्छा है लेक्चर मेथड से, तो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने ये स्टेटमेंट बनाया है प्रीवियस स्टडीज के आधार पे कि स्टूडेंट लर्न्स थ्रू कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एग्जिबिट्स हाई अचीवमेंट देन स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लेक्चर मेथड, तो हमें यहाँ सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या करता है, अगर उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसका अचीवमेंट अच्छा होता है। इसीलिए हम कहना है कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग अगर अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चों में जो भी हम लोग एक्सपेक्टेड आउटकम्स चाहते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स चाहते हैं, वो उनको ला रहा है, उनके अचीवमेंट को हाई कर रहा है। ठीक है, तो जब अगर किसी रिसर्चर ने ये हाइपोथेसिस बनाई है तो उसको सिंपली ये पता है कि उसे क्या करना है, कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, एक ग्रुप को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना है, उनके अचीवमेंट टेस्ट लेना है और उनको उसे कंपेयर कर लेना है। वो कंपेयर कर लेगा अगर कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग के जो बच्चों का जो स्कोर्स है, अगर वो स्टैटिस्टिकली हायर है किससे, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ने वाले बच्चों से, तो ये प्रूव हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है जो कि भी टेंटेटिव था वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या करती हैं, आपको एक स्टेटमेंट देती हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ संबंध दिखाए होते हैं और उनको हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस जो भी आपको जिस पे बात करते हैं हाइपोथेसिस, उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली दो ग्रुप्स लेंगे, उनको डिफरेंट मेथड से पढ़ाएंगे, जो भी हमने पढ़ाया है उसको अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू मेजर कर लेंगे और फिर उनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो रिलेशनल स्टेटमेंट हमने बनाया था कोऑपरेटिव मेथड और लेक्चर मेथड को लेकर, उसको हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस के कारण वहां डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्टिंग द सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट टूल्स, प्रोसीजर्स एज वेल एज द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कोई भी जो हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो वो एक तरीके से रिसर्चर को गाइड करती है कि उसे कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कौन कौन से मेजरमेंट टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करना चाहिए ताकि उसका ऑब्जेक्टिवली हम क्या कर सके, एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ फिर से अगर वापस उस पे चलें हाइपोथेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि स्टूडेंट्स लर्न थ्रू कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एग्जिबिट्स हाई अचीवमेंट देन स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लेक्चर मेथड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको सैंपल में क्या चाहिए, दो ऐसे क्लासेस चाहिए जिसमें, या आपको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, आपको ऐसे स्टूडेंट्स देखने हैं बेसिकली जो कि कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ रहे हो, और कुछ बच्चे आपको ऐसे चाहिए जो कि लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ यानी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आप ये समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है उन स्टूडेंट्स का जो कि कोऑपरेटिव मेथड के थ्रू पढ़ते हैं और जो आपके लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो इसमें हम डिफरेंट दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, रेंडमाइजेशन के थ्रू उन दोनों ग्रुप्स को भरेंगे, फिर एक ग्रुप को हम कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाएंगे और एक को हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे। फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद उनके अचीवमेंट्स को चेक करेंगे, फिर उनके जो स्कोर्स आएंगे उनका कंपैरिजन करेंगे और उसके आधार पे हम बता पाएंगे कि कोऑपरेटिव मेथड अच्छा है या फिर लेक्चर मेथड अच्छा है। तो कोई भी हाइपोथेसिस हमें बेसिकली क्या बताती है कि हमारा जो सैंपल है वो हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ये दिखा रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की तरह दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप रैंडम सिलेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स का और स्कूल्स की पहले पहचान कर लेंगे किन स्कूल्स में कोऑपरेटिव मेथड के थ्रू टीचिंग हो रही है और किन स्कूल्स में लेक्चर मेथड के थ्रू हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, उन स्कूल्स में से रैंडमली स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे दोनों ही तरह के मेथड ऑफ टीचिंग के स्कूल से। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, मेजरमेंट टूल्स। तो इसमें आपको अचीवमेंट चेक करना है, तो आप जिस भी पेपर को उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ा रहे हो, जैसे साइंस को पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, साइंस अचीवमेंट टेस्ट यूज करोगे। तो यहाँ से
हाइपोथेसिस के थ्रू हमें पता चल गया कि हमें क्या यूज करना है, साइंस अचीवमेंट टेस्ट या मैथ्स अचीवमेंट टेस्ट या जो भी सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाया जा रहा है उस अचीवमेंट टेस्ट को यूज करना है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया, हमारा मेजरमेंट टूल क्या होगा। फिर अभी आप लोग फर्दर क्लास में पढ़ोगे, जब आप लोग का कोर्स पढ़ेगा, कि जब दो ग्रुप्स होते हैं और उन्हें अब उनका हमें कंपैरिजन करना होता है, तो उसके लिए हम टी टेस्ट या 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तो उस केस में हमें एनोवा और फर्दर और बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो वो सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली हाइपोथेसिस आपकी ये सब बताने की में हमारी रिसर्चर की मदद करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। हाइपोथेसिस, जैसे हमारी हाइपोथेसिस अभी हमने बनी है पीछे इसको हमने बहुत बार लेके आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो हाइपोथेसिस है वो आपकी हेल्प करती है कि जब आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, आपकी फाइंडिंग्स आ जाती है, तो उससे थीसिस लिखते समय किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, और हाइपोथेसिस के आधार पर ही हम अपनी स्टडी में कंक्लूजन को मेंशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हाइपोथेसिस की, कि हाइपोथेसिस हमें क्यों बनानी चाहिए, या हाइपोथेसिस का निर्माण किसी भी रिसर्च में क्यों आवश्यक है। अब हम यहाँ तक ये जान चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्यों बनानी चाहिए या इंपॉर्टेंस क्या हाइपोथेसिस बनाने की। अब ये बात ये आती है कि हाइपोथेसिस तो समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई, लेकिन हाइपोथेसिस बनाएं कैसे। ठीक है, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए हमें किन स्रोतों से, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके सोर्सेज अलग होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम उनके स्रोत आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। फिर रिसर्च प्रॉब्लम हमने पिछले क्लासेस में बात की थी, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे ढूंढी जाए उसके लिए हमने सोर्सेज बताए थे। उसी तरह हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाए। हाइपोथेसिस चूंकि क्या होती है, टेंटेटिव तो होती है, लेकिन साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट गेस होता है। आप किसी भी हाइपोथेसिस को बिना किसी तर्क के वहां पर नहीं लिख सकते। क्या है प्रदीप 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 किसी भी हाइपोथेसिस को आप विदाउट एनी रेशनल आप नहीं कोट कर सकते। स्टेटमेंट जरूर है हाइपोथेसिस, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई एक मजबूत कारण होता है जिसकी वजह से हम उन हाइपोथेसिस को, स्टेटमेंट्स को लिख पाते हैं। तो अब हाइपोथेसिस के लिए अगर हमें हाइपोथेसिस लिखनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किन सोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका सोर्स है थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट है एकेडमिक लिटरेचर, देन प्रीवियस रिसर्चेस, और लास्ट में है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप लोग डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करते होगे अपने रिसर्च को पढ़ने के लिए, तो उसमें ये 4 बेसिकली जो मैंने यहाँ पर सोर्सेस लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनको इनके अंदर जो कि इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको कोई और भी मिल सकते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। The most important sources of hypotheses are theoretical or conceptual frameworks developed for the study. Through deductive approach, these hypotheses are drawn from theories. ठीक है, थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से मतलब यहाँ पर ये है, ये हमारे हाइपोथेसिस के स्रोत हैं। इससे मतलब हमारा ये है कि जो भी थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, जो भी थ्योरीज पहले से डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है, आप लोग डिफरेंट डिसिप्लिन से हो, तो आप सभी लोग जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई थ्योरीज पढ़ते हो, कोई प्रिंसिपल्स पढ़ते हो उससे रिलेटेड। तो क्या है, बेसिकली जो आपकी थ्योरीज पहले से डेवलप्ड हो चुकी हैं उसी का आधार बना के भी हम कभी कभी हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। डिडक्टिव अप्रोच, जब हम थ्योरीज और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं तो वहां पर हम डिडक्टिव अप्रोच को
यूज कर रहे होते हैं। आप सभी लोग को डिडक्टिव का मतलब पता है? डिडक्टिव अप्रोच क्या नो है? मैम, अच्छा, मुझे नहीं पता। निगमनात्मक निगमनात्मक। एक सेकेंड अभी बात करते हैं इस पे। हाँ, किसी ने अभी बोला आगमनात्मक और दिग्मनात्मक, किसने बोला? निगमनात्मक मुरली ने, हाँ। निगमनात्मक कहा जाता है, जी जी। अच्छा, तो क्या होता है निगमनात्मक? निगमनात्मक में पहले से हम लोग जो पहले से बहुत सारे डेटा लेते हैं और बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। और कोई कोशिश करना चाहेगा? यस मैम, जनरलाइजेशन आगे इंडक्शन एक पढ़ते एक चले। एक एक करके। मैम इंडक्टिव रिसर्च जो होती है वो एग्जाम्पल से और प्रिंसिपल की साइड चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो निगमनवादी होती है और वो मैम सिद्धांत से और एग्जाम्पल की ओर जाती है। उसमें अच्छा, हम ठीक है। सिद्धांत से निगमनात्मक में एग्जाम्पल मैडम, निकालते हैं। निगमनात्मक में एलिमिनेट करते चले जाते हैं, छांटते चले जाते हैं। मुरली, किसी एग्जाम्पल की समझा पाएंगे आप? जैसे जैसे मैं हम लोग निगमनात्मक में बहुत सारी चीज़ों को ले लिए हैं और उसमें देखते रहते हैं कि ये कौन सा सुटेबल इसके लिए नहीं हो रहा है, फाइंडिंग से उसके अनुरूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको एलिमिनेट करते चले जाते हैं। डिडक्टिव स्टडी वो होती है जैसे कि एक मैम स्पेसिफिक मैं स्टडी बताऊं? का जर्नल। हाँ, अंकित बस थोड़ा सा आलोक बता रहे हैं, उसके बाद आप जी जी, बताना। ओके। स्पेसिफिक स्टडी का जर्नलाइजेशन। आलोक, एक बार आप फिर से रिपीट करोगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम किसी स्पेसिफिक स्टडी का जर्नलाइजेशन करना ये डिडक्टिव स्टडी होती है। अच्छा, कहने का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक स्टडी में जो रिजल्ट आए उसको सब पे लागू करना। हाँ, ठीक है ठीक है, काफी हद तक आप सही बता रहे हो। हाँ अंकित, आपको कुछ बताना है? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ अंकित, आप बता सकते हो। जी मैम, जैसे आपने डिडक्टिव की बात की, तो जैसे इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव में जैसे दिखाते हैं, इंडक्टिव जैसे होती है, तो इंडक्टिव में हमें जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कोई चीज हमें मालूम है और हमें उससे आंसर निकलवाना है किसी चीज का। जैसे मान लीजिए अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, ऐसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ओके। तो इंग्लिश लिटरेचर जैसे अब जैसे जूलियस सीजर हमने नाम दिया, तो जूलियस सीजर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फिर उसके बाद इसी तरह से उसके आगे की जो चीजें हम अपने क्वेश्चन तो उससे निकलवा सके, वो होता है इंडक्टिव। और डिडक्टिव में अज्ञात से ज्ञात की ओर, जैसे उल्टा इसका हो जाएगा। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि इको हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। लोगों के ऑडियो खुले हुए हैं मैम। ओके, तो आप सभी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जब आपको आंसर्स बताने हो, जब बातचीत करनी हो, तभी केवल आप अनम्यूट करो, क्योंकि बहुत इको हो रहा है, मुझे लग रहा था। ओके, थैंक यू। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच दो बातें होती हैं। आप सभी लोग को कहीं ना कहीं इस बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है शायद, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच दो होते हैं। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच में सिंपली क्या होता है, ये कह सकते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। अभी किसी ने बताया भी था, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, मैथमेटिक्स की क्लास अगर है, अगर टीचर क्या कर रहा है, वो सिंपली जैसे मान लीजिए आपको वो पढ़ा रहा है, सरकमफेरेंस पढ़ा रहा है, परिधि पढ़ा रहा है, वृत्त की परिधि या सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है ये पढ़ा रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करे, वो क्लास में जाए और सिंपली ये कह दे कि सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसे निकालने का जो सूत्र है या जो फॉर्मूला है वो है 2πr। ठीक, एक टीचर गया क्लास में, मैथमेटिक्स का टीचर क्लास में गया, उसको वृत्त की परिधि पढ़ानी थी क्लास में,
सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ाना था, ठीक है। उसने बेसिकली क्या किया, सिंपली गया वो क्लास में और उसने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, जो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी है, ये रूल है, प्रिंसिपल है, उसने बता दिए। और फिर उसने क्या कहा, डिफरेंट कोई एक वृत्त है और उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताओ। तो बच्चे ने क्या किया, सिंपली पहले से रखा हुआ फॉर्मूला उसके पास था, उसमें वैल्यूज पुट ऑन की और उसके पास वैल्यूज आ गई। तो इसमें हम कहाँ से चल रहे हैं, ज्ञात से। आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला क्या है, और आपके एग्जाम्पल में आपको जैसे आपको पता है कि परिधि का सूत्र क्या है, आपको परिधि का सूत्र ज्ञात है, ठीक, या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब बच्चे के पास एक एग्जाम्पल है जिसमें उसको बोला गया है कि परिधि ज्ञात करो, यानी आपने एक फॉर्मूला दिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है बच्चे को कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, वो नोन है। और बच्चों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मैथमेटिक्स की बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स है परिधि पर बेस्ड, वहां पर उनको परिधि नहीं ज्ञात है। अब वो क्या कर रहे हैं, उस फॉर्मूला का यूज करके जो कि हमें नोन है, उससे अपने क्वेश्चंस जो कि अननोन है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जब आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड थ्योरी होती है, डेवलप्ड थ्योरी होती है, और आप उस थ्योरी का यूज करके किसी अननोन चीज को पता लगाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं हम डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। यहीं पर एक बार बात कर लेते हैं अब इंडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव अप्रोच बेसिकली क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को आप इंडक्टिव अप्रोच के लिए समझो। जैसे मैथमेटिक्स का कोई टीचर है, उसे क्लास में सरकमफेरेंस पढ़ाना है, सरकमफेरेंस टॉपिक पढ़ाना है। तो उसने क्या किया, उसने दो तीन क्या किए, आप लोग कार्डबोर्ड जानते हो ना, कार्डबोर्ड में सर्किल्स काट ले, ठीक है, डिफरेंट रेडियस के, जैसे 7 रेडियस का, 7 सेंटीमीटर रेडियस का, 8 सेंटीमीटर रेडियस का, 11 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्किल काट लिए उसने, उसका डिजाइन काट ली, ठीक है। अब वो इन 3 सर्किल्स को, कार्डबोर्ड सर्किल्स को क्लास में लेके गया और उसने कहा कि आज हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो डिफरेंट वो जो सर्किल्स उसने काट रखे थे, सरकमफेरेंस बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कि जो गोले की जो बाहरी की जो परिमाप होता है, जो बाहर का जो परिमाप होता है, उसको परिधि कहते हैं हम, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस बच्चों को समझा दिया कि किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, उसका जो परिमाप होता है उसकी लंबाई, ठीक। अब उसने क्या किया, जो अब एक मेजरिंग टेप होता है जो कि आपका टेलर यूज करता है, उसने क्या किया, बच्चों को उस मेजरिंग टेप के थ्रू परिधि नपवाई। और उसके बाद उसने क्या किया, इन कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट जो उसने कार्डबोर्ड्स काटे थे उसको उसने मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर किया, और उसके आधार पे क्या किया, उसके आधार पर उसने ब्लैक बोर्ड पे शो करने की कोशिश की कि इन सभी तीनों ही केसेस में क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2πr, यानी अगर जो परिधि मापी गई है आपकी किससे, मेजरिंग टेप से, अगर हम उसे क्या करें, डायमीटर से डिवाइड कर दें, डायमीटर या कह सकते हैं आपको त्रिज्या या रेडियस का 2 गुना से अगर डिवाइड कर दे, तो एक वैल्यू आ रही है, सभी में तीनों ही सर्कल्स के केसेस में एक वैल्यू आ रही है, वो की कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। जैसे जिसको हम कहते हैं 22/7 या पाई कहते हैं, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या किया, उसने डायरेक्टली सूत्र नहीं बताया, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताया, बल्कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए, उसमें तुलना की, उनमें कंपैरिजन किया, उसमें सिमिलैरिटीज देखी और डिसिमिलैरिटीज देखी। और डिसिमिलैरिटीज कैसी थी, तीनों ही रेडियस अलग अलग थी, लेकिन कॉमन क्या था कि जब भी हम जो मेजरिंग टेप से हमने लंबाई ज्ञात की है सर्किल्स की, अगर हम उसे डायमीटर से डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के आधार पे जब आप एक कंक्लूजन निकालते हो, जब एक रूल आप खुद फॉर्मुलेट करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच, ठीक। अब क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डिडक्टिव अप्रोच में हम चलते हैं नोन से अननोन की तरफ, और इंडक्टिव में हम चलते हैं अननोन से नोन की तरफ, यानी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमें पहले से नहीं पता थे, हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, उनका कंपैरिजन करा, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर जनरलाइज्ड रूल पर आ गए। तो डिडक्टिव में क्या होता है, जनरलाइजेशन का यूज हम दूसरी सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं।
इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के आधार पे किसी एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, किसी एक रूल को डेवलप करते हैं। तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डिडक्टिव अप्रोच की, इसमें सिंपली ये है कि जो पहले से जो डिफरेंट डिफरेंट आप हम सभी की, जैसे एजुकेशन में साइकोलॉजिस्ट की बात की जाती है, फिलोसोफर की बात की जाती है, एजुकेशन आप लोग में जो इकोनॉमिक्स के हैं उसमें इकोनॉमिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, वो विद्वान है, उन सभी ने कुछ ना कुछ थ्योरीज डेवलप की हुई हैं। तो उन थ्योरीज के आधार पे जब हम अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक उन्होंने जो थ्योरीज में कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उसके आधार पे जब हम अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, तो कह सकते हैं उसे कि जो यहाँ पर जो हमने सोर्स लिया वो क्या है, थ्योरेटिकल सोर्सेस लिया है। यहाँ पर हमने डिडक्टिव अप्रोच का यूज किया हुआ है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे एजुकेशन में और जो आपके साइकोलॉजी के बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा पता होगा कि स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि लर्निंग पे वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें ये बोला गया है, इस थ्योरी ने ये बताया है कि आप एक बार पढ़ लो इसको, मैं इसको लार्ज कर दे रही हूँ। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गेव इम्पोर्टेंस टू द रीइंफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, या कह सकते हो जैसे हम कहते नहीं, जब क्लास में कोई बच्चा अच्छा जवाब देता है या कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट से मतलब ये है, ठीक है। तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो कहती है कि अगर लर्निंग को अच्छा करना है तो प्रॉपर रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। अब अगर कोई रिसर्चर किसी लर्निंग पर रीइंफोर्समेंट का असर देखना चाहता है तो यहाँ से वो एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकता है, जैसे students who gets appropriate reinforcement show better achievement than students who don't get। यानी यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, स्किनर की थ्योरी ने क्या बोला था कि रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है अच्छी लर्निंग के लिए, ठीक है। तो रिसर्चर ने इस थ्योरी को अपना बेस बनाया और उसने अपना जो रिसर्च करता उसमें क्या हाइपोथेसिस बनाई कि स्टूडेंट्स जो कि अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट प्राप्त करते हैं उनका अचीवमेंट ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, जो प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन, जो उसने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी उसका सोर्स क्या था, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसने किसी थ्योरी के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण किया था। तो वैसे ही हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस का एक बहुत बड़ा सोर्स आपका जो प्रीवियसली डेवलप्ड थ्योरी होती है, या जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स पहले से जनरेट होते हैं उनको भी आधार बना के हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक लिटरेचर। एकेडमिक लिटरेचर इज बेस्ड ऑन फॉर्मल थ्योरीज, empirical evidences, experiences, observations, and conceptualizations of academicians. This literature may serve as good source for formulating hypothesis for research study. Academic literature यानी आपका जो भी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से रिलेटेड लिटरेचर, जैसे कि डिफरेंट बुक्स होगी, मैगजीन्स होगी, जर्नल्स हो गए, और भी बहुत सारी ई बुक्स आ गई हैं आपकी, और प्रोसीडिंग्स हैं सेमिनार्स की। तो ये सारे एकेडमिक लिटरेचर हैं। इन लिटरेचर के आधार पे भी आप हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रीवियस रिसर्च। जैसा कि आप सभी लोग देखोगे या आप सभी लोग ने देखा होगा कि जो अगर आप लोगों ने थीसिस देखी होगी, थीसिस या डिसर्टेशंस देखे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिसर्टेशन भी कर रखा होगा, तो आप लोग देखते हो ना कि डिसर्टेशन जब हम लोग जब डिसर्टेशन करते हैं तो जो रिसर्चर होता है वो जब अपनी फाइंडिंग्स निकाल लेता है, जब पूरा कंक्लूजन कर लेता है, तो साथ में फ्यूचर रिसर्च क्या होनी चाहिए उसके लिए भी कुछ टॉपिक सजेस्ट करता है, ठीक है। या जो प्रीवियस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई हुई हैं उन फाइंडिंग्स को ध्यान में रख के, जैसे जो प्रीवियस रिसर्चेस हुए वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किए गए होंगे। अगर आपकी भी प्रॉब्लम सेम और उनकी तरह थोड़ी सी सेम है, ठीक है, जैसे उन्होंने हायर स्टूडेंट्स पे किया और आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को सेकेंडरी स्टूडेंट्स पे कर रहे हो, और दोनों का टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली इस पॉपुलेशन का अंतर है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी फाइंडिंग्स को अपना बेस बना सकते हो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग उस दिन बात करते हैं शायद ब्लेंडेड लर्निंग की, कि ब्लेंडेड लर्निंग
का जो ब्लेंडेड लर्निंग का जो इफेक्टिवनेस अभी तक मान लो इंटर तक देखी गई है, ठीक है, और आपके दिमाग में आया जब इंटर तक के बच्चों को ये फायदा पहुंचा रही, तो क्या हो सकता है ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी प्रभावित करे। तो आपने क्या किया, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों में जैसे आपका बच्चा जब हायर एजुकेशन में जाता है तो कितना होता है, 17-18 का होता है, 16 से 17-18 के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट के बच्चों पे फाइंडिंग्स अप्लाई हो सकती है वो हायर एजुकेशन के बच्चों पे भी हो जाए, हो सकता है ना। और आपका हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली टेंटेटिव ही तो है, हो सकता है टाइप का ही तो बताती है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई है उनको ध्यान में रखकर भी अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हो। नेक्स्ट है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसको अब कैसे हम लिखें, ये मैंने लिखा हुआ है किड्स एग्जांपल मैचुरेशन ऑफ बॉडी पार्ट। हाँ, जैसे आप सभी को पता है कि आजकल क्या है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सभी अपने बच्चों को एक तरीके से जीनियस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। मार्क्स आए तो एकदम 100% मार्क्स आए, बच्चा हर करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल रहे, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है चिल्ड्रन से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज आप लोग के आसपास के छोटे छोटे बच्चे जो होंगे वो जरा से, मुझे लगता है पैदा होने के बाद 2-3 साल के बाद वो 2-3 साल के ही होते हैं कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्कूल्स में डाल दिया है। जैसे आप लोग, जैसे किड्स ही एक स्कूल आप लोगों ने सुना होगा जिससे बच्चों को डाल दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखते हो जैसे किड्जी है बहुत अच्छा लेवल का स्कूल है, जिसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये डे बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चों के, मतलब इस तरह के कोशिश की जाती है कि बच्चों को डाल दिया जाए और बच्चे यहाँ पर सीख जाते हैं, अच्छा ऐसा मानना है। लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे से मान ली 3 साल के बच्चे हैं, उन्होंने किड्जी में डाल दिया, तो उनके पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमने तो इतने अच्छे स्कूल्स में डाला लेकिन बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है या बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आप देख रहे हो, आपने क्या किया, आप एज अ रिसर्चर गए, आप ये देखना चाहते हो कि इतने अच्छा स्कूल जो किड्जी नाम का ही कोई स्कूल है या और भी डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं या छोटे बच्चों के स्कूल्स चलते हैं, प्री प्राइमरी के जो स्कूल्स चलते हैं, वो सभी स्टॉप निकाल दो बस यहाँ से, सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है, आप एज अ रिसर्चर ये देखना चाहते हो कि किड्जी ऐसे इंस्टीट्यूट है और इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर, जैसे उसमें एज ग्रुप का तो इतना बार होता नहीं है, 3 से 5 साल के बीच के सभी बच्चों को एक साथ डाल दिया जाता है। और आप क्या देखना चाहते हो कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर आपने देखा कि मोस्टली जो 4 से 5 साल के बच्चे वो तो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस, लेकिन 3 साल के बच्चों में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, फिर आपने क्या किया, पढ़ा कि क्या क्या विशेषता से, अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो क्या होता है कि 3 साल के बच्चों का जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो उनके बोन्स की स्ट्रेंथ होती है, जो उनका कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता है जितना 4 या 5 साल के बच्चों का होता है। तो अगर वो लिखना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि लिखने के लिए भी जब आप लोग याद करो, जब हम सब लोग खुद छोटे थे तो हम लोग पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे, क्यों? क्योंकि जो हमारी जो फिंगर्स है वो इतनी मैच्योर नहीं हो पाती है कि वो पेंसिल्स को सही से पकड़ सके। तो जब बच्चा पेंसिल को सही से पकड़ ही नहीं पाएगा, उसकी एज ग्रुप जो है, जो उसकी एज है वो इस लायक ही नहीं है कि वो पेंसिल पढ़ सके, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करेगा? हो सकता है वो आगे चल के तो अच्छा परफॉर्मेंस करे। यहाँ पर इफेक्ट क्या, आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू क्या देखा कि जो मैच्योरेशन है बॉडी पार्ट्स का, जो मैच्योरेशन की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो यहाँ से आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हो कि ये हाइपोथेसिस बना सकते हो कि जो बच्चे मैच्योर हैं और जो बच्चे मैच्योर नहीं है उनके लर्निंग आउटकम्स में अंतर है, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 5 and age group of 3 years
इन देयर लर्निंग आउटकम्स, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कैसे अनुभव किया? आप गए, जैसे आपके घर में ही कोई छोटा बच्चा होगा, वो जाता है, उससे आपने कंपैरिजन किया, तो आपने वहां पर क्या किया, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनके आधार पे भी हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं हम, जैसे नहीं, जैसे यहाँ पर बायसनेस की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जैसे आपने देखा, जैसे आपके घर में कोई छोटा सा भतीजा है, वो 3 साल का है, वो बाकी सब चीजों में बहुत होशियार है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको लगा, आपने आगे लिटरेचर पढ़ा, आपको पता चला कि हाँ शायद इसका जो भी फिंगर्स का जो मैचुरेशन है वो पूरा नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, और इसलिए उसकी राइटिंग खराब है। ये तो आपका हो गया। फिर आपने ऐसे ही अपने ही भतीजे के बराबर या भतीजी के बराबर और भी एज ग्रुप के बच्चों को देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया, तो सब में ये कॉमन प्रॉब्लम आई, तब आप पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि जो मैचुरेशन है वो लर्निंग आउटकम्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके आधार पे फिर आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई। तो ये कुछ सोर्स थे जो हाइपोथेसिस के थे, कि एक हाइपोथेसिस के निर्माण के लिए हमें किन स्रोतों की तरफ देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब आपने जैसे मान लिया हाइपोथेसिस भी बना ली, तो एक अच्छी हाइपोथेसिस या एक यूजेबल हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, A hypothesis states the expected relationship between two variable। कोई भी हाइपोथेसिस अच्छी होगी अगर वो किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। ठीक है, कोई भी अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ें, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर कोई हाइपोथेसिस अच्छी है तो इसका मतलब कि जब वो हाइपोथेसिस लिखी गई है तो वो किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को शो कर रही है। आप इसको एग्जाम्पल से देख सकते हो। जैसे आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी कार को स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, और आपने एक स्टेटमेंट दिया, द कार विल नॉट स्टार्ट एंड हैज वायरिंग सिस्टम। ठीक, आपने कहा कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है और इसमें वायरिंग सिस्टम है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपने गाड़ी में की लगाई अपनी और आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपके मुंह से आपने एक स्टेटमेंट दिया कि द कार विल नॉट स्टार्ट एंड हैज वायरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें दो ये चीज जो है, द कार विल नॉट स्टार्ट और वायरिंग सिस्टम में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिख रही है। तो अगर हाइपोथेसिस आपकी इस तरह से है कि जिसमें कोई वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो वो हाइपोथेसिस अच्छी नहीं होगी। इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि द कार विल नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि कार इसलिए स्टार्ट नहीं है क्योंकि वायरिंग सिस्टम में फॉल्ट है। तो यहाँ संबंध दिखा रही कि कार का स्टार्ट ना होने का संबंध किससे है, वायरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम से है। तो जो आपके सेकंड नंबर पे हाइपोथेसिस लिखी है, जो स्टेटमेंट लिखा है, वो एक सही हाइपोथेसिस की निशानी है। द कार विल नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग सिस्टम, यानी कार आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका कारण या इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है वायरिंग सिस्टम में किसी फॉल्ट को। तो एक अच्छी हाइपोथेसिस वो होती है जो उसमें वेरिएबल्स आपकी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड्स हैं, उनके बीच में एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को शो करती है या बताती है। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। टेस्टेबल का मतलब क्या है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई वो टेस्टेबल होनी चाहिए। टेस्टेबल मतलब उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, जो अनुमानित सॉल्यूशन बताया वो सही है या नहीं है, उसके लिए आवश्यक है कि उस अनुमानित तथ्य को हम क्या कर सके, मेजर कर सके, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सके, डेटा कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या आवश्यक है कि आपकी हाइपोथेसिस में जो भी वेरिएबल्स मेंशन है उन्हें हमें ऑपरेशनली डिफाइन करना चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन उनकी हमें ज्ञात होनी चाहिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, वन सेकेंड, there is a positive relationship between intelligence and academic achievement। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट, और इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव।
ठीक है। यह हाइपोथेसिस को हम टेस्ट तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने पीजी क्लासेस में कि किसी भी वेरिएबल की दो डेफिनेशंस होती हैं, एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन होती है और एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। एब्सोल्यूट डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि जो उसके कॉन्सेप्ट को इन जनरल बताती है। जैसे इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस या बुद्धि है, इसकी डेफिनेशन एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन दी है बैचलर ने। उन्होंने बोला है कि जो इंटेलिजेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता है, एडजस्टमेंट की योग्यता है, इस तरह से उन्होंने बताया है। ठीक है, तो वो तो इन जनरल हमें पता चल गया। एकेडमिक अचीवमेंट क्या है इन जनरल? एकेडमिक अचीवमेंट क्या है? सिंपली कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है, वो आपका होता है एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक, तो ये तो इन जनरल नॉलेज होगी इन वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन रिसर्चर जो है वो अपनी स्टडी में इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट को किस तरह से देख रहा है, किस तरीके से उनको मेजर कर रहा है, वो जो होता है वो आपका होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हो, जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक टूल्स है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, जिसके द्वारा इंटेलिजेंस का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टेबल है उसको हम इस तरह से देखेंगे, अगर उसमें जो वेरिएबल्स डिफाइंड है, अगर उनकी ऑपरेशन डेफिनेशन पता है, तभी हम उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसे वेरिएबल का चुनाव किया है जिसको आप खुद भी ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टेस्टेबल नहीं होगी हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस फिर अच्छी या कह सकते हैं यूजलेस होगी, वर्थलेस होगी। ठीक है मैम, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हाइपोथेसिस मैं बना रहा हूँ कि अच्छा। अभी आपकी बात पर कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ओके, इसको टेस्ट किया जा सकता है? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल मेजर कर सकते हो। डिफरेंट जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अब हर जगह आपके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, या आप हॉस्पिटल्स जैसे कोई भी एक्सीडेंट होगा, ठीक है, अगर माइल्ड एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको सीसीटीवी से देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर माइल्ड एक्सीडेंट हुआ है तो बंदा आपका हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में रिकॉर्डिंग किसी ना किसी जैसे मान लो आपका रिसर्च का कोई एक पर्टिकुलर एरिया तो सेट होगा ना, लिमिट होगा, तो आप उन पर्टिकुलर्स हॉस्पिटल्स में जाके वहां से उनके बारे में पता कर सकते हो, है ना। ठीक, और बाकी इधर कंजम्पशन ऑफ बाकी अल्कोहल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका डेटा तो ऐसे हाँ, तो इसका डेटा इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि जैसे अगर आपके कंजप्शन ऑफ अल्कोहल है, तो जैसे पुलिस क्या करती है, जैसे कभी कभी वो चेकिंग करती रहती है कि आपने कितना अल्कोहल लिया, इसके मेजरमेंट की डिवाइसेस आती हैं। या हॉस्पिटल्स में जो वो गए हैं, आपके केसेस गए हैं रोड एक्सीडेंट्स के, उसमें भी रोड एक्सीडेंट जो हुआ है, ठीक है, जो जिस भी इंसान का हुआ है, तो उसका इनिशियल चेकअप होता होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है वहां से एक सोर्स मिल सकता है कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या कोई और रीजन है। तो वहां से देखो मेजरमेंट आपका इन दोनों का हो सकता है, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन हो सकता है आराम से। ठीक। ओके, तो वैसे ही कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टेबल है, इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें अगर आप उसको ऑपरेशनली डिफाइन कर पा रहे हो, तभी वो हाइपोथेसिस टेस्टेबल होगी, और वही हाइपोथेसिस सही होती है। इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया, इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, और रिसर्चर उसे अपने खुद के रिसर्च में किस तरह से देख रहा है। जैसे हम कैसे, अगर आप लोगों ने सिनॉप्सिस बनाओगे भी आप लोग, तो वहां पर आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर इंटेलिजेंस की मैं रिसर्च वाला कर रही हूँ और मुझे अपनी इंटेलिजेंस की ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी, तो मैं कहूंगी in this study intelligence refers to the marks acquired by the students in Raven's progressive matrices test। या ये बोल सकते हैं कि here intelligence is the scores achieved by the students on the standardized tool Raven's progressive matrices test। यानी Raven's progressive matrices test पर जो बच्चों के मार्क्स आए हैं
हमारा इंटेलिजेंस से वो मतलब, यानी बच्चों के मन से मान लो कुछ आया 50 स्कोर आया, अब 50 स्कोर को उस टेस्ट ने आईक्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो आईक्यू जो उस समय आईक्यू आई, हमारा इंटेलिजेंस से मतलब वो है। ठीक है, तो आप लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब ये होता है कि आप अपने रिसर्च में उस वेरिएबल से क्या अर्थ लगा रहे हो, वो होती है किसी भी वेरिएबल की ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब टाइम हो गया, चलो बस 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा और करेंगे। A hypothesis should be consistent with the existing body of knowledge। जैसे कि बात हुई थी कि जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, एक इंटेलिजेंट गेस होती है, तर्कपूर्ण होती है, जिसका कोई आधार होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई ऐसी हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए, कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस जो कि प्रीवियस स्टडीज जो बहुत सारी होती आई हुई है या जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसका विरोध कर रही है, तो ऐसे हाइपोथेसिस अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस एंड लर्निंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को ये लग रहा होगा कि देखो, अगर कोई बच्चा जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा है तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी, ऑब्वियस है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसकी आईक्यू मीडियम है और वो प्रैक्टिस करे, किसी भी चीज की रोजाना अच्छे से प्रैक्टिस करे, उसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो, तो उसकी लर्निंग आउटकम्स भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं उस हाई आईक्यू वाले बच्चे से। ठीक है, और ये इन जनरल ऑब्जर्व भी किया गया है और इस पर बेस्ड थ्योरी भी हुई है, क्योंकि थॉर्नडाइक का एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कि कहता है कि एक्सरसाइज जितनी ज्यादा की जाएगी लर्निंग उतनी बढ़ेगी। तो अगर मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली अपने रिसर्च प्रपोजल में कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस एंड लर्निंग, तो ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वेबल थिंग्स है वो ये सारी चीजों को यहाँ पर गलत ठहरा रही है, क्योंकि हमने अपने आम जीवन में ये देखा है कि जब भी हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी वो चीज का जो अचीवमेंट होता है वो बढ़ता है, हम उस चीज को सीख जाते हैं। अगर किसी चीज की हम प्रैक्टिस करें तो वो चीज हम जल्दी सीख जाएंगे, भले चाहे हम बहुत ज्यादा आईक्यू के हों या मिडिल आईक्यू के हों। जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन बाकी के लिए ये यहाँ पर जो लॉ लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। तो जो आपकी हाइपोथेसिस आपको बनाओगे वो कैसी होनी चाहिए, जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है उससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट उसके अराउंड होनी चाहिए। नेक्स्ट एक है, हाइपोथेसिस should be stated as simply and concisely as possible। हाइपोथेसिस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, सिंपली और सटीक शब्दों में हमें बताना चाहिए। ठीक है, अगर एक एग्जांपल को यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कोई रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, एक से अधिक रिलेशनशिप को देख रहा है अपने हाइपोथेसिस में, तो क्या करना चाहिए, उसने हर रिलेशनशिप को हर रिलेशनशिप के लिए अलग अलग से हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करनी चाहिए। इससे क्या होता है, सिंप्लिसिटी भी रहती है, इससे रिसर्चर को भी मेजरमेंट में आसानी रहती है, और साथ ही साथ जो अगला बंदा है जो कि थीसिस को पढ़ेगा उसे भी समझ में आएगा। अब मुझे लगता है यहाँ पर आज की क्लास बाइंड अप कर देनी चाहिए, कल की अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, जो कि 3 तरह की होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अगर किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, और मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। सभी लोग अभी अपना माइक म्यूट रखो, क्योंकि फिर से इको की प्रॉब्लम हो गई है। मैं बोलती जाऊंगी, जिस बच्चे का नाम, वो बच्चा अपना प्रेजेंट बोल देगा। आलोक कुमार सिंह, प्रेजेंट मैम। ओके। असगर, ओके। ज्ञान लोक, यस मैम। ज्ञान लोक। भानु प्रताप, यस मैम। भानु प्रताप, ओके। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अभी थे ये, चलिए। अंकित श्रीवास्तव, यस मैम। अंकित ओके। श्रीवास्तव, अपर्णा पांडे, यस मैम। नेहा सिंह, यस मैम। ओके। स्नेहा सिंह, अपर्णा पांडे है ना, अपर्णा मैम। पांडे, ओके ओके, जी मैम। ठीक है। स्नेहा सिंह, प्रेजेंट मैम। स्नेहा सिंह। प्रतिभा, यस मैम। प्रेम प्रकाश सिंह, यस मैम।
राजीव कुमार, Yes, ma'am. राजीव कुमार, राजीव कुमार, हाँ हो गया राजीव, आपका हो गया। विवेक कुमार, विवेक कुमार, मुरली कुमार, यस मैम। मुरली, संगीता सिंह, Present, ma'am. प्रदीप कुमार, यस मैम। प्रदीप कुमार, विवेक जी, मैम। कुमार, विवेक कुमार है? विवेक नहीं मैम, ये कभी नहीं ले रहे हैं क्लास। ओके, अच्छा ये तो एब्सेंट है बहुत समय से। और इमाम हुसैन मुझे दिखे थे अभी स्टार्टिंग में, इमाम है क्या? ऑनलाइन है, इमाम जुड़े तो हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो क्या बताया जाए। अच्छा मतलब है, मतलब चलिए कोई बात नहीं है, बहुत से लोग क्लासेस अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं, सबकी अपनी वो है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अब एक बार मिला है मौका आप लोगों को, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, सबकी अपनी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।